जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि मैं शॉर्ट क्वेश्चन एक दिन कर दूंगा और मैं फिर ऑब्जेक्टिव करूंगा। मैं नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ लेकिन ठंड का असर है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि मैं स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ, आप देख लेना कि कौन कौन क्वेश्चन है। इसका मैं नोट्स भेज दूंगा आपको, प्लस आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे डील कर दे रहा हूँ ताकि आपको कौन कौन क्वेश्चन कैसे लिखना है, क्योंकि पढ़े लिखे आप लोग बहुत पहले से बहुत कुछ हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स हम जो है आपका कल अगर नहीं हो सके तो परसों से ज़रूर करेंगे, क्योंकि तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी देखता हूँ मैं। ठीक है, देखिए पहला ये क्वेश्चन को आप ज़रूर दिमाग में रखेंगे। ये क्वेश्चन जो है आप दिमाग में रखेंगे, ये वाला। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आनुवांशिकता रूपांतरित जीव और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म परजीवी जीव, ये आपको दोनों पूछा है। अंग्रेजी वाला अंग्रेजी में लिखेगा, हिंदी वाला वह जीव जिसमें आनुवांशिक पदार्थ को परिवर्तन किया जाता है उसे हम परजीवी जीव कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव पूछा है कि कौन सा गाय को पहले आपने बनाया है, आनुवांशिक मतलब कि परिवर्तन किया है, तो उसका नाम पड़ा था रोजी का। ऐसे बीटी कॉटन प्लांट में किया था ट्रांसजेनिक माइस है। ये 3-4 एग्जाम्पल दे दीजिएगा। ये 35 नंबर आपका क्वेश्चन है। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो आपका ये वाला क्वेश्चन एक बार पूछा है, RNAi टेक्निक, RNA इंटरफ्रेंस टेक्निक कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं आप RNA अंतरक्षेप तकनीक। कहता है कि इसके बारे में 2-4 पॉइंट आपको लिखना है एनसीईआरटी वाला, कि ये कोशिकीय डिफेंस है जो सभी यूकैरियोट जीवों में पाया जाता है। ये याद रखना, सभी यूकैरियोट जीवों में पाया जाता है। ये डिफेंस है, बाहर की चीज़ों को अंदर नहीं जाने देता। ये अंग्रेजी में आप लिख देना। फिर ये आपका दूसरा पॉइंट है कि यह तकनीक तंबाकू के पौधों के जड़ में होने वाली मिल्वा डेगाइन इनकॉग्निशिया से होता है। इसका सूत्रकृमि है। ये क्या है आपका, एक तरह का सूत्रकृमि है, ये आप दिमाग में रखेंगे, सूत्रकृमि है। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, ये आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव भी। ठीक है, अब आइए, इस तरीका में कुछ नहीं होता। मैसेंजर आरएनए को डबल स्टैंड अणुओं के द्वारा निष्क्रिय किया जाता है। बस इतना सा आपको पॉइंट 2-3 लिखना है और कुछ करना नहीं। 36 डिकम्पोजर, आपने स्क्रीन पर जैसा कि दिख रहा होगा आपको ये वाला, कि डिकम्पोजर क्या है, तो आप जानते हैं कि आप गठन करता है। प्रकृति में कोई भी चीज़ जो आपका ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, यानी कि वो आपका सड़ता गलता है। जैसे कि पत्ती गिरा तो पत्ती आपका सड़ता गलता है। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि आपका जो है मान लिया जाए कि ऐसा नहीं हो, कोई मतलब कि मटन वटन अगर घर में बनता है तो अगल बगल आप फेंक देते हो कुछ बचा हुआ, तो या चावल फेंक देते हो तो वो सड़ता गलता है। किसके द्वारा? तो ये अपघटन करता है। इसके बारे में आपको लिखना है कि अपघटन करता उस जीव को कहा जाता है जो सड़े गले पदार्थों को तोड़कर मिट्टी में मिलाता है। आपको याद है अर्थवर्म है, मशरूम भी है, कवक खास करके कुछ बैक्टीरिया है आपका। डिकम्पोजर जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम के लिए। क्यों इकोसिस्टम के लिए आपका है? तो आप किसी भी पारितंत्र में अगर अपघटन करता नहीं रहेगा तो आपको पता है कि पोषक तत्व का चक्रण नहीं होगा। मतलब पोषक तत्व अगर मान लीजिए कि हम लोग खाए, हम लोगों से या कोई जीव से मरने के बाद मिट्टी में मिलेगा, या तो फिर उसको जलाया जाएगा तो फिर तो वो जल करके राख जो है वापस जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वापस मिल जाएगा। लेकिन प्रकृति में बहुत चीज़ें ऐसी मरती हैं जो कि आपको जलाई नहीं जाती हैं, दफनाई नहीं जाती हैं, ऐसे उसको सड़ाता गलाता है कौन? अपघटन करता है। इसके बाद मैं एडेप्टेशन की बात करता हूँ। देखिए अगल बगल का थोड़ा नॉइज जाएगा, क्योंकि दिन में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ भाई, ठंड में शाम को नहीं संभव है, तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। थोड़ा बहुत आवाज़ जा सकती है अगल बगल से। ओके, एडेप्टेशन जो है आपका, ये क्या है? जीवों की वह क्षमता जिसमें यह अपने वातावरण में रहने के लिए विशेष परिवर्तन करता है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि अभी मैं कल मुझे थोड़ा सा ठंड लग गया, इसका मतलब हम एडेप्ट नहीं कर पाए। अपने वातावरण में जब कोई एडेप्ट नहीं कर पाता है तो वो नहीं रह पाता है। तो अनुकूलन का मतलब है प्रकृति के अनुसार बदलना, प्रकृति के अनुसार बदलना, तो इसे आप कहते हैं एडेप्टेशन। अगर आपको कहीं रहना है तो उनके अनुसार आपको परिवर्तन करना होगा। अनुकूलन के कारण जीवों में नए वातावरण में रहता है। सही बात है, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो इसका मतलब मैं इस वातावरण में अनुकूलन हो गया है मेरा। उसी तरह सभी जीव का कहानी है। जैसे कंगारू रेट आपका जो रहता है रेगिस्तान में रहता है, क्योंकि उसने वैसा किया है। आपको पता है कंगारू रेट जीवन भर पानी नहीं पीता है। अपने मेटाबॉलिक जो वाटर है उसी से वो काम चलाता है।
कैक्टस आपको कहाँ रहता है, तो आपको पता है राजस्थान में। तो ये 2-3 पॉइंट डील कीजिएगा। लाइकेन बहुत ज़्यादा पूछता है। यहाँ पर 2 सवाल है कि लाइकेन जो है आपका, या फिर म्यूचुअलिज्म जिसको कहते हैं सहोपकारिता, ये लाइकेन क्या है? कहता है 2 की दोस्ती है, जैसे कि जय और बीरू की दोस्ती होती है। अलगा मतलब ये जो अलगी है आपको पता है, अलगी प्लस आपको पता है कि एक होता है आपका अलगी के साथ एक होता है आपका फंजाई। इस दोनों की दोस्ती जो है आपका यही कहलाता है क्या, आपका लाइकेन कहलाती है। आप लिख सकते हो आराम से, अलगी और फंजाई की दोस्ती को क्या कहते हैं, लाइकेन। अलगी भोजन बनाता है और फंजाई क्या करता है, मिट्टी से पोषक तत्व को या पानी को खींच करके अलगी को देता है। तो दोनों पार्टनर में रहता है। तो ये आप लिख लीजिए। एक चीज़ याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव पूछता है, मैंने यहाँ लिख दिया है कि जहाँ पर अगर आप समझिए कि लाइकेन कम उग रहा है तो समझिए वहाँ प्रदूषण है। और वो कौन प्रदूषण को सूचित करता है, तो SO2 को। ये आपको ऑब्जेक्टिव भी मैं बताऊंगा और आपने बनाया होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो हम करेंगे कुछ NCERT का, कुछ जो है आपका क्वेश्चन बैंक का, और कुछ इधर उधर से, ठीक है। आप आइए, लाइकेन भी आपने समझ गया, तो SO2 का इंडिकेटर है ये, ठीक है। अब आ जाइए, डिफरेंस बिटवीन फूड चेन और फूड वेब, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या अंतर है। मैंने आपको बताया कि फूड चेन एक तरफ लिखिएगा और फूड आप वेब एक तरफ लिखिएगा। तो आपको बस 2-4 लाइन लिख देना है कि भाई किसी को कोई खाता है, जब एक जीव दूसरे को खाता और खुद किसी के द्वारा खाया जाता है तो एक चेन बनता है, इसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और आपको पता है पोषण जो होता है एक रेखिक में बहाव होता है। मतलब जैसे ग्रास को कौन खाया भाई, गोट खाया, गोट को कौन खाया, लायन, ठीक है। अब एक चेन बन गया। ऐसा बहुत सारा चेन अगर रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, आप कहते हैं फूड वेब। तो पारितंत्र में विभिन्न प्रकार का जो खाद्य श्रृंखला एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है, इसे हम कहते हैं खाद्य जाल कहते हैं। और पोषण का बहाव इसमें एक डायरेक्शन में था, किसमें, इसमें फूड चेन में। लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ तो विभिन्न दिशा में जाता है। जैसे देखिए यहाँ ग्रास है, ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका ग्रास है, ग्रास से आपका क्या है डियर, और डियर से आपका फॉक्स, इससे लायन भी खा सकता है। तो बहुत सारा बहाव है। मैं थोड़ा सा पॉलिश करते जा रहा हूँ, आप देख लेना सिर्फ, ठीक है। आ जाओ और देखना ही, आपको याद भी हो जाएगा, आप बस थोड़ा सा धैर्य रख करके देखना, ठीक है। आ जाओ। द एनर्जी फ्लो इन द ट्रॉफिक लेवल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, ऊर्जा पिरामिड आपको याद है, मैंने यहाँ पर फिगर ही बनाया है। मुझे यहाँ विशेष कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने नोट्स टाइप का 2-2 पॉइंट और फिगर या 3-3 पॉइंट और फिगर कुछ एग्जाम्पल दिया है, तो आपका बन जाना चाहिए, ठीक है। किसी पारित तंत्र में एक पोषक स्तर दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा का बहाव होता है। आपको पता है आपका कौन होता है सबसे नीचे, आपको जानते हैं प्रोड्यूसर का कभी नाम सुना होगा। प्रोड्यूसर जो कि खाना बनाता है, जितना भी प्लांट है। प्रोड्यूसर के बाद आपका कौन है, प्रोड्यूसर को खाने वाला आपका कौन है, कंज्यूमर है, कंज्यूमर है, कंज्यूमर भी बोलते हैं। कंज्यूमर अगर मर जाए तो उसको सड़ाता गलाता कौन है, तो आपको पता है डिकम्पोजर है। तो मतलब एनर्जी का बहाव जो होता है अगर कहे तो एक डायरेक्शन में होता है ना, तो आपका एनर्जी घटते जाता है। 10% मतलब कि रूल हमने बताया था, 10% लॉ हमने आपको बताया था। तो इसको आपको लिखना है तो ठीक है, 10% लॉ। अगर नहीं लिख पाएंगे तो आप इसे कहेंगे कि एक ग्राफिकल सूचक है जो पारितंत्र में ऊर्जा को बहाव को दर्शाता है, इसको पिरामिड कहते हैं। पिरामिड आपको पता है इसी से नाम है, ऐसा करके कुछ दिखेगा जो नीचे मैं आपको दिखाया हूँ, देख लीजिए ये वाला। यहाँ पे पिरामिड में मैंने क्या कहा कि प्रोड्यूसर के पास देखिए ज़्यादा एनर्जी है, इसलिए ज़्यादा इसका बेस मजबूत है। ऊपर वाला पे आप देखोगे तो ये जो है आपका क्या है, बेस थोड़ा कमज़ोर है, यानी कम है, सॉरी कमज़ोर नहीं है, ये कंज्यूमर है। डिकम्पोजर में सबसे ज़्यादा कम एनर्जी जाता है। तो ये आपका हमेशा ऊपर की ओर पतला होता है, नीचे बेस की ओर मोटा होता है। तो एनर्जी पिरामिड आपको पूछेगा हमेशा क्या होता है आपका, अपराइट होता है। अपराइट, अपराइट का मतलब सीधा होता है। चलिए आइए, कार्बन साइकिल आपने पढ़ा होगा। कार्बन साइकिल किसे कहते हैं, तो इसमें मैं कहता हूं बच्चा को कि जब ऐसा पूछे तो बहुत कुछ नहीं लिखना है, फिगर लिखना है। जैसे देखिए मैंने कहा कि किसी पारित तंत्र में विभिन्न पोषक स्तर के बीच कार्बन का बहाव को कार्बन चक्र कहता है। जिससे आपको पता है हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं,
इसमें कार्बन होता है, CO2 में कार्बन होता है। और फोटोसिंथेसिस करके कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेता है? तो आपका प्लांट लेता है। प्लांट क्या छोड़ता है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो हम ले लेते हैं, लेकिन फिर ये सड़ता गलता है, टूटता है, तो कार्बन मिट्टी में मिलता है। बहुत सारा कार्बन आपका जो है वाहन को चलाने में, वाहन समझते हैं ना, वाहन को चलाने में आपको निकलता है। तो आपको इसी को दिखाना है कि हमारे वातावरण, इसको याद रखेंगे आप। देखिए इसको याद रखेंगे, क्या? ये वाला फिगर को याद रखेंगे। पादप यहाँ मैंने हरा में लिखा, चूँकि हरा होता है। इसके बाद फोटोसिंथेसिस किया तो ये आपको क्या निकालेगा? आपको पता है, मैंने कहा CO2 निकालेगा। रेस्पिरेशन भी करता है दुनिया में कोई, चाहे आदमी चाहे प्लांट, ये श्वसन करता है तो क्या CO2 निकालता है, तो फिर वातावरण में जाएगा। प्लांट अगर कोल बनता है, कोल तो जानते हो कहाँ से बना है? कोयला कहाँ से बना है? तो प्लांट से बना है। लाखों वर्षों तक धरती के अंदर रहा है वो प्लांट, तब जाके कोल बना है। अब कोल को भी दहन करेंगे तो फिर CO2 निकलेगा। एनिमल प्लांट को आपको जो है ना खाया, फिर प्लांट जो मरा तो फिर इससे तेल भी बन सकता है, फ्यूल भी बन सकता है, इसको बर्न करेंगे। तो यही आपको साइकिल को दिखाना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये जो है आप इसको बहुत सारा कम क्वेश्चन इसमें जो है आपको क्या करना है और है, जिसको कि आपको बनाना है इस ढंग से जो मैंने यहाँ पर बनाया है। क्यों? क्योंकि ये फिगर जो है आपको नंबर देगा। आइए, बायोडाइवर्सिटी एंड देयर टाइप्स, जैव विविधता। जो बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? दुनिया के, पृथ्वी के, यानी कि दुनिया के हर एक जगह पर, यानी पृथ्वी के हर एक जगह पर एक समान जीव नहीं होता है। जीवों की संख्या अलग अलग होती है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। तो कहा जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? जैव विविधता। जैव विविधता 3 तरह से होते हैं, इसको जरूर लिखिएगा। एक अनुवांशिक विविधता, यानी कि अनुवांशिकता, जीव अनुवांशिकता जो है, जीव क्या होता है? एक जाति में विभिन्न होते हैं। जातीय मतलब विभिन्न जाति के जीव रहता है। पारितंत्र मतलब विभिन्न पारितंत्र होता है। तो ये तीनों जरूर डिस्क्राइब कीजिएगा। अंग्रेजी वाला अंग्रेजी में करेगा, हिंदी वाला हिंदी में करेगा। आ जाइए, हॉट स्पॉट जो है, इससे ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछता है। एक बार आपका 2 नंबर का पूछा था, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछता है। क्या पूछता है हॉट स्पॉट में? कहता हुआ एरिया जहाँ विशाल संख्या में विभिन्न प्रकार के जाति पाए जाते हैं, उसे हम हॉट स्पॉट कहते हैं। विशाल संख्या में, 1-2 संख्या में नहीं। और ये ऑब्जेक्टिव तो बिहार बोर्ड का फेवरेट है भाई, जो आपका बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। क्या बोलता है फेवरेट क्वेश्चन में भाई? कहता है कि कितना आपका जो है हॉट स्पॉट है। तो मैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू NCERT बोल रहा हूँ। NCERT इस 34 हॉट स्पॉट को आज तक बदला ही नहीं, और अभी 38 हो गया है मालिक, ठीक है। लेकिन छोड़िए, आपको बनाना कितना है? 34, ठीक है। कहता इंडिया में हॉट स्पॉट जो है, इंडिया के नज़दीक 3 है। एक वेस्टर्न घाट है आपका, फिर B नंबर आपका क्या है? हिमालय रीजन है, C नंबर है इंडो बर्मा रीजन। ये तीनों नाम लिख देंगे तो और अच्छा है। ये वाला क्वेश्चन आपको पूछेगा, रेड डेटा बुक क्या है? रेड डाटा या रेड डेटा बुक क्या है? कहता ऐसा बुक जिसमें कि IUCN, ठीक है, एक संस्थान है, वो रेड डेटा बुक को, उसमें क्या होता है? बुक का जो पेज होता है वो कलरफुल होता है, समझ गए ना। उसमें अगर ब्लैक लिखा हुआ समझिए कि वो जीव जो है इस दुनिया से चला गया है। अगर रेड है तो खतरों का निशान है। अगर ग्रीन है जो मैं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब वो जीव बहुत ज़्यादा है। तो वैसे बुक को कहते हैं रेड डेटा बुक। किसके पास है? IUCN के पास है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेड है, जिसमें विलुप्त प्राणी, लुप्त प्राय प्राणी, यानी जाने वाला, जो चला गया है, जो जाने वाला है, जो संकट मोचक है, सबको लिखते हैं। आपको पता है इस बुक में विभिन्न प्रकार के जातियों को सुरक्षित करने में सहायक होता है। क्यों होता है? क्योंकि पता चलता है इसको कौन सा जीव, कौन सा जाति अब इस दुनिया में ज़्यादा है, कम है। डोडो तो इस दुनिया से चला गया, आपको पता ही, ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया। डोडो चला गया मालिक। ओके, आइए, क्रायो प्रिजर्वेशन 2 नंबर में पूछता है। क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या कहता है आपको पता है? कि यह एक टेक्निक है जिसमें किसी भी पदार्थ को हम, या किसी भी, जैसे कोशिका हुआ, ऊतक हुआ, परागकण हुआ, बीज हुआ, तरल नाइट्रोजन में 196 सेंटीग्रेड तापमान पर रखा जाता है। इसे हम हिम संरक्षण कहते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन का हिंदी होता है हिम संरक्षण। कहता है इस तकनीक के द्वारा लंबे समय तक कोई भी जैविक पदार्थों को सुरक्षित रखा जाता है। आप अपना उंगली को काट के भी रख देंगे ना, कि इसमें सड़न नहीं हो, ये आप घटित नहीं हो, तो आप क्या करेंगे? लिक्विड नाइट्रोजन में -196 सेंटीग्रेड पर। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछता है आपका, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव भी पूछता है आपका, ठीक है।
कितना पर रखा जाता है? एक पूछता है -196 पूछा है। अब कौन सा आपका लिक्विड में रखा जाता है? तो N2 में रखा जाता है। यही दोनों बात को लिख देना हो, या और क्या। पवित्र उपवन एक बार पूछा है, कहता है पवित्र उपवन क्या है? कहता है कि लोकल आदमी, जैसे कि कहीं आदिवासी अगर वहाँ के जंगल को अगर सुरक्षित रखता है, लोगों के द्वारा उसे काटने पर रोक लगाया जाता है, वहाँ के जीवों को तंग नहीं किया जाता है, इसका मतलब वो जो आदिवासी है या लोकल आदमी है उस जंगल को एक देवी देवता के रूप में मानता है, इसे हम कहते हैं पवित्र उपवन। क्या बोलते हैं इसको? पवित्र उपवन। तो प्रकृति पूजा किसका? प्रकृति पूजा इसी को स्थानीय लोगों द्वारा करता है, जंगल की रक्षा करता हो गया। ये समानता आदिवासी करते हैं, हम लोग तो नहीं करते हैं। एक दो एग्जाम्पल है जो हम लोग का पवित्र उपवन है, जैसे वेस्टर्न घाट है, अजंता केव्स महाराष्ट्र, ये 2 लिख दीजिएंगे। अब आइए, ध्वनि प्रदूषण में कुछ नहीं कहेंगे, ये सब हल्का है। जब आपको ध्वनि सुनने का मन ना करे, यानी कोई आवाज़ आपके लिए अच्छा नहीं हो, उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। यानी अनुपयोगी ध्वनि जो है उसे हम क्या कहते हैं बोलिए तो? उसे कहते हैं आप ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण किससे निकलता है? वाहन से निकलता है, उद्योग से निकलता है, डीजे से निकलता है, जिस पर आप लोग डांस करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा है, कहता है कि 90 डेसिबल पार कर जाता है। डेसिबल किसे कहते हैं पता है? डेसिबल साउंड को जो है, ध्वनि जो साउंड जो है उसका जो यूनिट है, आपका यूनिट, उसको हम डेसिबल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डेसिबल, डी और बड़ा बी, इसको ऐसा ही आपको याद रखना। इसका यूनिट पूछेगा कि नॉइज़ को मापने का जो यूनिट होता है ये क्या होता है, यहाँ पर लिख लिया है मैंने। चलिए, बायोमैग्निफिकेशन क्या कहता है? जब कोई विषैला पदार्थ किसी के बॉडी में अगर कोई पोषण स्तर में जमा होता है, जैसे मछली में अगर DDT जमा हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपने DDT का छिड़काव किया, वो धीरे धीरे पानी से बह करके पॉन्ड में गया। पॉन्ड में क्या किया? धीरे धीरे छोटी मछली खाया, छोटी मछली के पहले क्या खाया? छोटा छोटा प्लांट खाया, फिर बड़ी मछली खाया, तो धीरे धीरे फिर बड़ी मछली को कौन खाया? तो आपको पता है कि उसको कौन खाता है? तो पक्षी खाता है। तो पक्षी के शरीर में धीरे धीरे ये क्या हुआ? ये आपका जो केमिकल है जिसका नाम DDT है, ये बढ़ता चला गया। इसी को कहते हैं क्या? बायोमैग्निफिकेशन। तो आप इसको लिख लेंगे, कहीं कुछ नहीं है। देखते हैं यहाँ पर मैंने लिख दिया, DDT के सांद्र मछली के उत्तक में बढ़ता चला जाता है, ठीक है। यूट्रोफिकेशन सुपोषण क्या होता है? कहता है कि जैसे आप घर से चावल हुआ या फिर जो भी सब्जी का जो टूटा हुआ हिस्सा है उसे आप क्या करते हैं? नाली में बहा देते हैं, तो उसमें पोषक तत्व होता है। धीरे धीरे ये जो आपका पानी में घुल करके किसी तालाब में चला जाता है, और तालाब में जाने के बाद वहाँ पर जानते हैं क्या होता है? वहाँ पर अलगा को सपोर्ट करता है, शैवाल को सपोर्ट करता है ये पोषक तत्व, तो शैवाल पूरी तरह से आपका वृद्धि करता है, जिसको शैवाल प्रस्फुटन भी कहा जाता है। इसी पूरा प्रोसेस को कहते हैं सुपोषण कहते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर मैंने लिख दिया जलाशय। जलाशय का मतलब क्या होता है आपका? आप समझ रहे हैं, तालाब हुआ, नदी हुआ, जो भी। सुपोषण के कारण जो है जलीय जंतु को बहुत संकट होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ का ऑक्सीजन खत्म कर देता है आपका धीरे धीरे। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? अरे बाबा, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं? आपको पता है कि वह प्रक्रिया जिसमें पृथ्वी का सतह कुछ गैसों द्वारा ऊष्मा को क्या करता है? अवशोषित कर पृथ्वी को गर्म रखता है। अभी पृथ्वी देखते हैं बहुत ठंडा है, क्योंकि पृथ्वी से अभी जो सूरज की दूरी बहुत दूर है, तो ये भी एक कारण है, समझ गए ना। लेकिन आपको पता है कि अगर ये कुछ गैस नहीं होता हमारे वातावरण, इसको कहते हैं ग्रीन हाउस गैस, तो हमारी पृथ्वी का तापमान माइनस में रहता है, जहाँ पर कि आपको भागलपुर में रहने में बहुत मुश्किल होता है। और कहीं भी, सामान्य बिहार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा इंडिया का बात कर रहा हूँ मैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। और जानते हैं आप, इसलिए मैं कहता हूँ कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं? तो आप सिंपल कहिए कि हमारे पृथ्वी का तापमान बनाए रखने की अवस्था को हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। और इसमें कौन सा भूमिका निभाता है? तो मैंने कहा कुछ ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे ये वाला 4 याद रखिएगा। ये आपका CO2 कितना है भाई? 60% है। 4 प्रकार के गैस होते हैं, कौन कौन? आपको यहाँ पे दिया हुआ है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? CO2 है, आपका क्या है? CH4 है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स है, और N2 है। सब यहाँ पर पाइप ऐसे ही बनाना है आपको। अगर आपको यहाँ एक क्वेश्चन ऊपर वाला पूछेगा तो इसको टैग कर दीजिएगा, नाम लिख दीजिएगा, 4 ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अगर ये पूछेगा तो ऊपर वाला आंसर को टैग कर दीजिएगा, दोनों आंसर हो जाएगा आपको, इसीलिए मैंने दोनों अगल बगल में बनाया। अगर आपको पूछा ग्रीन हाउस गैस का नाम, तो यही लिख दीजिएगा टोटल, बस यही लिख दीजिएगा। ऊपर वाला पूछा तो दोनों लाइन लिख देंगे और ये फिगर बना देंगे, ठीक है। आ जाइए, ओजोन डिप्लीशन क्या है आपको पता है? ओजोन हमारा प्रोटेक्टिव जो है आपका क्या है?
आपका एक कवर है, कहा जाता है हम लोग का कंबल है। यहाँ से स्ट्रेटोस्फेयर में हम लोग का स्ट्रेटोस्फेयर होता है पृथ्वी से करीब करीब 40-50 किलोमीटर दूर एक बहुत मोटा जो है चादर है, जिसको कहते हैं ओजोन डिप्लीशन, सॉरी ओजोन कहते हैं। और अगर ये ओजोन जो है पतला हो जाए तो हम लोग को बहुत कष्ट है, क्योंकि ये ओजोन जो होता है, ये ओजोन आपका क्या करता है, सूरज से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रे, कौन है अल्ट्रा वायलेट रे, उसको क्या करता है आपका एब्जॉर्ब करता है। तो अगर ये पतला हो गया तो इसी को कहते हैं ओजोन डिप्लीशन। तो ओजोन का डिप्लीशन पतला कैसे होता है, तो कहता है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। ओजोन अपक्षय या क्लोरीन ब्रोमीन के बीच अभिक्रिया होने से होती है। अगर आप इतना नहीं लिखेंगे तो ये वाला लिखेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन अपक्षय का मुख्य कारण है। अगर ये फिगर आपको याद रहे, ये केमिस्ट्री है, आपको याद रहे, आपको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, 2 क्लोरो है, 2 यहाँ पर क्लोरो, डाइफ्लोरो आपका है, मीथेन है, यहाँ पर यू भी इसको तोड़ता है। यही क्लोरीन जो है धीरे धीरे ओजोन को नष्ट करता है। अगर इतना नहीं भी लिख पाएंगे तो आपको ऊपर तो 2 पॉइंट लिख ही सकते हैं आपका, ठीक है। अब आ जाइए, जीन थेरेपी क्या है। तो जीन थेरेपी का मतलब आपको पता है कि यह एक मेडिकल थेरेपी है जिसमें निष्क्रिय जीन को ठीक किया जाता है। निष्क्रिय मतलब जीन के कारण ही हमारे पास सभी गुण होते हैं। अगर जीन कोई खराब हो गया तो समझिए कि हमें बहुत दिक्कत होने वाली है। तो कहा जाता है अनुवांशिक बीमारी हो जाती है, तो जीन को ठीक किया जा सकता है। तो जीन ठीक करने की तरीका को कहते हैं जीन थेरेपी। आपको पता है पहली बार 4 साल की लड़की को किया गया था सर्वप्रथम, ये अंग्रेजी वाला लिखेगा, ये हिंदी वाला, सर्वप्रथम 4 वर्ष की लड़की में किया गया था क्या, जीन थेरेपी। और कौन सा जीन को ठीक किया था, तो ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है आपका, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है आपका, एडीए जीन, एडिनोसिन डी एमिनेज जीन, ठीक है। आइए, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बहुत पूछा है भाई, ये 5 नंबर में पूछ देता है, यहीं से उठा लेना आप फटाफट, 4-5 पॉइंट पहले लिख देना, इसके बाद जो है आप इसका फिगर बना देना। देखो एंटीबॉडी क्या है, तो पहले ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा है, ये वाला ग्लाइकोप्रोटीन होता है, यह एंटीजन से लड़ता है। यानी कि समझिए एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, हमारे अंदर जो एंटीबॉडी है वो ग्लाइकोप्रोटीन है, प्रोटीन भी कहता है, लेकिन कुछ प्रोटीन जो है कई प्रकार के हैं, उसमें ग्लाइकोप्रोटीन भी आता है। तो आपको डायरेक्ट अगर ये पूछता है कि प्रोटीन है क्या है, तो आपका ना प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कौन भाई, एंटीबॉडी। अगर दूसरा बात है कि ये डायरेक्ट पूछता है कि क्या है, तो आप बोलना ग्लाइकोप्रोटीन है, ये क्या है आपका, ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है। और ये किससे लड़ता है, तो ये देखिए एंटीजन से लड़ता है, किससे लड़ता है, एंटीजन से। बस कैसा दिखता है, ये वाइट टाइप का दिखता है, और इसके पास 4 चेन होता है, 2 आपका हल्का चेन, 2 भारी चेन। ये फिगर को देख लीजिए आप, सही बच्चा, 2 हल्का 2 भारी, देखिए ये वाला भारी वाला है, ऐसे करके बनाया, 2 भारी है, और ये वाला जो है 2 हल्का है। इसके बाद में सबके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड है, आपको जोड़ देना है, और इसके बाद सबके बारे में लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे एंटीजन बैठता है यहाँ पर, ठीक है, ये वेरिएबल रीजन है, यहाँ पर इधर वेरिएबल रीजन है आपका, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ सबको जोड़ा हुआ है, और इसको कहते हैं जो ये यहाँ पर इसको कहते हैं हिंज रीजन, मतलब कि यहाँ लचका हुआ रीजन है, और इसको हैवी चेन कहते हैं। बस इसी को बना देना। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी मैंने आपको रटाया था क्लास में कि ये 5 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, ट्रिक एडेज, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए, ये 5 नंबर का ही पूछा है एक बार, और 2 नंबर का ही पूछता है। देखिए मैं ऐसा कवर किया हूँ कि अगर लॉन्ग वहाँ पर नहीं लड़े तो 2 शॉर्ट को लॉन्ग बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए ये स्ट्रक्चर आपका लॉन्ग में आता है। ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर आपको पता है कि किसने दिया था, तो हॉली ने दिया था, इसीलिए इसको हॉली यहाँ लिख दिए हैं कि किसने दिया था, तो हॉली ने दिया था, ये पहला पॉइंट लिखिएगा। और ये 2D स्ट्रक्चर को खोजा था, 2 मतलब 2 डायमेंशन को, 3 डायमेंशन को कोई और खोजा था। ज़्यादा प्रचलित हम लोगों के बीच 2D है, 2 डायमेंशन, और यही स्ट्रक्चर, इसको आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिस करवाएं, क्योंकि प्रैक्टिस तो हम बोर्ड पर है नहीं, लेकिन आपके सामने स्क्रीन रखे हुए हैं ताकि आप देख सकते हैं। ओके चलिए अब आइए, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया आपको पता है कि क्रैश कोर्स में बताए थे कि यह जेनेटिकल अनुवांशिक बीमारी है, और इसमें 2 जीन होता है, HB और HBS, यही कंट्रोल करता है। इसका जीन कहाँ होता है, ऑलिंग क्रोमोसोम पर होता है, तो ऑलिंग संलग्न होता है, ऑटोसोमल लिंक्ड होते हैं, और वो अप्रभावी विकार है, रटा दिए ये सब। एनीमिया, इसके कारण जो है एनीमिया होता नहीं, ब्लड की कमी होती है। कोडोमिनेंस भी मैंने पढ़ा दिया है आपको, और आप पढ़े हैं, क्योंकि अभी मैं आप समझ सकते हैं, तो 2 लाइन ही आपको मैं बोलूँगा, प्रीफर करूँगा कि आप इसे याद रखो। पहला बात देखो, यहाँ पर आ जाओ, कोडोमिनेंस मतलब जब माता पिता का गुण दोनों एक साथ अपने बच्चे में आपको दिखा, इसको कहते हैं सप्रभाविता। जैसा कि मैंने बोला था, आपको कुछ याद नहीं हो तो ABO ब्लड ग्रुप याद रखिएगा। IA, IB, IA 3 जीन होता है, लेकिन माता की तरफ से IA, पिता की तरफ से IB,
अगर ये दोनों जीन आता है तो बच्चे में क्या होता है, आई ए और आई बी होता है, और बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है, ए, ना तो ए होता है ना बी होता है, तो ए बी हो जाता है। तो ए बी ब्लड ग्रुप क्या होता है आपका, साथ साथ प्रभावी हुआ। तो इसको लिख दीजिएगा और क्या, आ जाइए। सेंट्रल डोग्मा बहुत अच्छा है, आपको पता है कि डीएनए से डीएनए बनता है, ऐसा डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से आपका प्रोटीन बनता है, आपको पता होनी चाहिए। अरे वाह, चलिए कोई बात नहीं है, जैसा कि मैंने बोला हल्का हल्का तो दिक्कत है ही भाई। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। किसने दिया था, तो क्रिक ने दिया था। और रिवर्स सेंट्रल डोग्मा किसने दिया था, तो भाई ये वायरस में होता है, ये देने वाला था टेमिन और बाल्टीमोर। इसको लिखने का इच्छा है तो लिखिए, नहीं लिखने का इच्छा तो मत लिखिए, लेकिन ये फिगर जरूर लिखिएगा जहाँ जो मैंने बनाया है ये वाला। कैसे लिखिएगा बता दूँ, देख लो। डीएनए ऐसे कर देना, डीएनए से डीएनए बनता है तो आपको पता है डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए से कोई भी आरएनए बनता है तो उसको क्या बोलते हैं आप, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। और आरएनए से प्रोटीन बनता है तो इसको क्या बोलते हैं आप, बोलते हैं ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है। बस इसको दिखा देना किसने दिया था। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जिसमें हम किसी भी डीएनए आरएनए को क्या करते हैं, अलग करते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में हम बता चुके हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम लॉन्ग क्वेश्चन में बता चुके हैं, पहला या दूसरा क्लास में, ठीक है। यह टेक्निक है जिसमें डीएनए आरएनए यानी चार्ज मॉलिक्यूल को अलग करते हैं, जिसमें जेल बनाते थे और आपने देखा होगा। और वो जेल जो है उसमें हम क्या करते हैं, वांछित डीएनए को अलग करते हैं, और वो डीएनए का जो हम लोग प्रयोग करते हैं फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए करते हैं। तो आपको पता है डीएनए में निगेटिव चार्ज होता है और वो मूव करता है एनोड की तरफ, ठीक है। स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए जो है बड़ी, मतलब छोटा जो डीएनए टुकड़ा बड़ी तेज़ी से भागता है, बड़ा जो टुकड़ा हो वो कम तेज़ी से भागता है। बस इसको आपको बता चुके हैं। आइए, बायोपायरेसी का मतलब है जैसे कि हमारे देश से कोई अगर मेरा जीव जंतु को कोई चुरा के ले जाए, इसको कहते हैं बायोपायरेसी। बायोपायरेसी का मतलब चोरी होता है। तो इसको लिख लीजिएगा, मेरे देश से या किसी के देश से बिना कहे। जैसे हल्दी और बासमती अमेरिका ने हम लोगों से चुरा लिया था बिना कहे सुने, ठीक है। इसको लिख लेना है आपको। बायो फर्टिलाइजर किसे कहते हैं, तो ये भी मैंने बता दिया है आपको लॉन्ग में, देख लीजिएगा बी नंबर करके। बायो फर्टिलाइजर उसे कहते हैं जब कोई जीव का उपयोग करते हैं, किसके लिए हम लोग, किसके लिए करते हैं बताइए। तो आपको मैं बता दूं, ओह सॉरी, आप बताएं कैसे, आप तो लाइव नहीं जुड़े हुए हैं। तो मैं ही नहीं जुड़ा हूं तो आप कहाँ से जुड़ेंगे, ओके। तो कहता है ये जैव उर्वरक जो है किसे कहते हैं, जब कोई जीव या सूक्ष्म जीव जो उर्वरक है उसको हम यूज़ करते हैं किसके रूप में, किसके रूप में यूज़ करते हैं आपका, तो कहता है किसके रूप में यूज़ करते हैं आपका, तो आपका खाद के रूप में, तो इसको कहते हैं जैव उर्वरक। तो यहाँ पे मिट्टी में उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। इसको याद रखिएगा, साइनोबैक्टीरिया, एनाबेना, नॉस्टॉक, जो याद रहेगा, दो ही याद रहेगा, दो लिखिएगा, एक याद रहेगा, एक राइजोबियम सबको याद है। मटर के पौधों में, सॉरी चना के पौधों में यानी दलहनी पौधों में रहता है सब में, ठीक है। इसको लिख देना है आपको। आ जाइए, बायो फर्टिलाइजर फिर वही लिख दिया, दोबारा लिख दिए क्वेश्चन, सो सॉरी। सर्टोली सेल और लीडिक सेल्स कहाँ होता है, सर्टोली सेल होता है आपका किस में, तो सर्टोली सेल्स कहाँ होता है पता है ना आपको, सर्टोली सेल्स होता है कहाँ पे, लेडिक सेल्स कहाँ होता है, दोनों होता है आपका कहाँ पर, तो आपको मैं बता दूं, इसको दोनों का कार्य पूछता है आपका, दोनों होता है टेस्टिस में। सर्टोली सेल्स क्या करता है, तो यह पोषण देता है किसको, स्पर्म को या जर्म कोशिका को। और लेडिक तो आप जानते हैं एक हार्मोन उत्पन्न करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। प्लेसेंटा का फंक्शन जरूर पूछेगा, मैं भी, क्योंकि प्लेसेंटा का काम भी है। ये तो पहले माँ और बच्चे के बीच में क्या करता है, कनेक्शन करता है, ताकि ये संरचनात्मक इकाई है, माँ और जो बच्चे गर्भ में है, ठीक है, भ्रूण, इसके बीच में क्या करता है, ये भोजन पहुंचाता है, साथ साथ में मैंने बोला O2 CO2 भी पहुंचाता है। लेकिन एक चीज़ और कम, ये ग्लूकोज एमिनोसोड एंटीबॉडी भ्रूण तक ले जाता है, ये बात सही है, लेकिन ये हार्मोन का भी काम करता है। तो ये ग्रंथि का काम करता है। कौन सा हार्मोन उत्पन्न करता है आपको याद है, HPL, HCG, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, ठीक है। आ जाइए, पॉलीएम्ब्रियोनी विथ एग्जाम्पल, ये प्लांट का है। कहता है जब एक बीज में एक से अधिक एम्ब्रियो रहता है उसको कहते हैं बहुभ्रूणता, पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। किसमें होता है, तो ऑरेंज में और सिट्रस में होता है, बस लिख देना, सिट्रस मतलब नींबू खानदान में होता है। आ जाइए, सोमा क्लोन किसे कहते हैं, अगर कोई पूछे तो कहना जब एक जैसा प्लांट उत्पन्न होता है उसको कहते हैं सोमा क्लोन। याद है, जैसे ये प्लांट है, देख लो यहाँ पे प्लांट का मान लीजिए कि एक टुकड़ा आपने यहाँ पर ले लिया, ठीक है, और इसको लेबोरेटरी में जा कर के खाना पीना दिया और ये टिश्यू को ग्रोथ कराया, इसी में छोटा छोटा पौधा बन गया, बहुत सारा पौधा बन गया। तो ये जो पौधा हुआ ये ऑफ स्प्रिंग्स हुआ, ये ऑफ स्प्रिंग्स हुआ ये पौधा,
और ये बिल्कुल किसके समान हुआ, जनक के समान, इसको कहते हैं सोमाक्लोन। और सोमाक्लोन में क्या होता है, पादप के समान तो होता नहीं, पिता के समान तो होता ही है, साथ में ठीक है अनुवांशिक गुण भी बिल्कुल जनक के समान होता है। संतति में जनक गुण को अस्थायी रखा जाता है। प्योर लाइन किसे कहते हैं, ये 2024 में शायद पूछा है, प्योर लाइन किसे कहते हैं, तो 2026 में आप एग्जाम दे रहे हो सकता है पूछ दे। कहता है जब 5-6 जनरेशन तक किसी प्लांट को लगातार, कोई पौधा को, कोई जंतु को लगातार 5-6 जनरेशन तक अपने आप में ही क्रॉस करते हैं तो उसका गुण जो है एक समान हो जाता है, इसको कहते हैं प्योर लाइन। इसको क्या कहते हैं, प्योर लाइन। मेंडल ने प्योर लाइन मटर के पौधों में क्या करता है, जनक के रूप में किया था लगातार। पार्थेनोजेनेसिस किसे कहते हैं, अनिषेक जनन, ये भी मैंने बताया है लॉन्ग क्वेश्चन में उस समय डिस्कस करने के समय कि पार्थेनोजेनेसिस उसे कहा जाता है जब बिना निषेचन का जो है अंड या नर का उत्पन्न होता है, यानी जीव का उत्पन्न होता है, इसे अनिषेक जनन कहता है। जानते हो किसमें होता है, हनी बी में होता है। हनी बी में जो नर बनता है बिना निषेचन का बनता है, ठीक है, ये भी दिमाग में रखना है। फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट, यार बोल तो कम से कम 5-6 बार पूछा है, खास करके ऑब्जेक्टिव, तो दिमाग लगाना है। फॉल्स फ्रूट किसे कहते हैं, जब आपको कहता है फल का निर्माण अंडाशय को छोड़कर होना चाहिए, अंडाशय से, लेकिन अंडाशय को छोड़कर पुष्प के अन्य अंगों से उत्पन्न होता है, इसको कहते हैं आभासी फल। एप्पल का कौन सा भाग खाते हैं, थैलमस। स्ट्रॉबेरी का भी आपका क्या होता है, फॉल्स फ्रूट ही है, ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहता है ये प्रेरित गर्भपात है, जो महिला गर्भपात कराती है जब किसी बच्चे को कोई बीमारी हो तो उसका गर्भकाल को पूरा नहीं होने देता, मतलब उस बच्चे को पूरी तरह से ग्रोथ नहीं होने देता है, 9 महीना तक नहीं पहुंचने देता है, उसके पहले ही भ्रूण को क्या करते हैं, नष्ट किया जाता है। इसको MTP कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये डॉक्टर के देख रेख में होता है, और ऐसे नहीं आजकल तो बच्चियों को मार देता है पता करके, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। 12 वीक तक ये सेफ है। हाँ, MTP डन करता है अनवांटेड प्रेगनेंसी को, या मेडिकल जो है जेनेटिकल डिसऑर्डर है। 3-4 पॉइंट इसमें भी लिख सकते हैं, आप देख ले लें। इसके बाद आइए एमनियोसेंटेसिस, आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछा है, एक बार 2 नंबर में पूछा है। एमनियोसेंटेसिस क्या है, आपको बताए थे कि माँ के गर्भ में जो बच्चे पल रहे होते हैं, तो वो बच्चे को जानने के लिए कि बच्चे में कोई बीमारी है कि नहीं, इस बच्चे के चारों ओर एक द्रव होता है, इसको कहते हैं एमनियोटिक द्रव। इस द्रव को निकाल करके बच्चे के कोशिका से पता किया जाता है कि बच्चों में कोई बीमारी है कि नहीं, इसे कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इससे भ्रूण भी पता कर लेते हैं लड़का की लड़की है, इसलिए भारत में ये क्या है, गैर कानून है। सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन, मानव में लिंग निर्धारण, ये लॉन्ग क्वेश्चन में बता दिए हैं कैसे होता है, XY तरीका से, ठीक है। वह तरीका जिसके द्वारा संतति का लिंग निर्धारण होता है ये बता चुके हैं, ठीक है। मनुष्य में लिंग निर्धारण नर के शुक्राणु पर निर्भर करता है, नहीं नर पर निर्भर करता है, क्योंकि नर के पास 2 तरह का होता है, X और Y गैमीट बनता है, मादा की तरफ X, हम पहले लॉन्ग क्वेश्चन में कर चुके हैं। मेटास्टेसिस क्या होता है, कैंसर होता है, जब कैंसर पूरी तरह से कोशिका में मतलब शरीर में फैल जाता है। कैंसर जब शरीर में पूरी तरह से फैलने लगता है तो इसको स्थानांतरित होता है एक जगह से दूसरी जगह से, इसको कहते हैं मेटास्टेसिस। मैलिग्नेंट ट्यूमर कोशिका शरीर में एक जगह दूसरी जगह फैलता है, मैलिग्नेंट जो बहुत खतरनाक ट्यूमर होता है और ये जानलेवा होता है। ये 3-4 पॉइंट लिख देना है आपको। आ जाइए प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, प्राथमिक और द्वितीयक, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा आप। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी क्या है, कहता हुआ अंग जो लिम्फोसाइट उत्पन्न करता है। लिम्फोसाइट आपको पता है ना कि WBC के टाइप होते हैं, B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट, आपको पता होनी चाहिए क्योंकि बहुत पहले जो आपको पढ़ा है। T लिम्फोसाइट, ये T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट क्या करता है आपको पता है कि ये हमारे अंदर एंटीबॉडी पैदा करता है और बाहर की चीज़ों को मारता है। ये कहाँ पैदा और मैच्योर होता है, तो अस्थि मज्जा और थाइमस में, बस लिख देना है। तो ये आपका प्राइमरी अंग है, जो इसको बनाता है इसको प्राइमरी अंग कहते हैं, और जो इसको नहीं बनाता है जितने भी अंग जो कि उसको कहते हैं सेकेंडरी कहते हैं, जहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी लड़ता है सिर्फ। तो स्प्लीन, लिम्फ नोड, टाउंसिल, पेयर पेचिस ये आपका सेकेंडरी है, जबकि ऊपर में ये अस्थि मज्जा और थाइमस क्या है, प्राइमरी यानी प्राथमिक है। बस स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सभी बच्चों को बताए हैं कि ये वाला बनाना है, याद है ना आपको। ये जो आपका अंडकोश है, अंडकोश कहते हैं, वृषण कोश है, इसके अंदर ऐसे करके आपका रहता था गुच्छा में, इसको कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। मैंने कहा था इसको ऐसे बनाइएगा आप, 4 ठो ग्रुप में बनाइएगा, हाँ। और ये आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये बनाना जरूर है, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसके बीच में स्पेस रहता है, यहीं पर लेडिक सेल्स होता है, इसके अंदर बहुत तरह का कोशिका होता है, जिसको इस कोशिका को क्या कहते हैं आप,
स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। सर्टोली सेल्स होता है, ये दिखा करके यहाँ पर लिख देना, इसको लिखना TS, और ऐसे ऐसे बनाओगे तो इसको कहेंगे LS, लेकिन आप TS बनाना, ठीक है, NCERT में। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का क्या काम है? तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसे कहते हैं जो दो चीज़ बनाता है, एक तो वह कि गैमिट्स बनाता हो, चाहे स्पर्म बनाता हो, गैमिट्स बनाता हो, दूसरा क्या बनाता हो बोलिए तो दूसरा आपका हार्मोन्स बनाता हो। तो आपको याद है दो चीज़ बनाने वाले को क्या कहते हैं आप? प्राथमिक जननांग, और इसको छोड़ करके जो भी होता है उसको द्वितीय जननांग होते हैं। दो ही प्राथमिक अंग है जिसको लिखना है। टेस्टिस होता है नर में, जो शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है। ओवरी होता है मादा में, जो अंडाशय होता है, यानी कह सकते हैं जो कि आपका गैमेट भी बनाता है, अंड, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनाता है। तो ये प्राथमिक है। और ये जीन थेरेपी ऊपर में फिर से बार लिख दी थी, इसको याद आया था तो कि ऊपर में बता चुके हैं, यानी नोट्स बना चुके हैं, तो इसको मैंने कहा था ऊपर देख लो। कौन सा क्वेश्चन? 54 क्वेश्चन। एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी किसे कहते हैं, ये भी याद रखना। दो तरह का हम लोग में सक्रियता होता है प्रतिरक्षा करने के लिए, यानी बॉडी लड़ने के लिए दो तरह से होता है। एक तो हमारे शरीर के अंदर जब कोई बैक्टीरिया वगैरह आता है तब क्या होता है, कोई एंटीबॉडी बनता है तब मारता है, इसको कहते हैं सक्रिय। और एक जो ये स्लो होता है, धीमी प्रक्रिया होती है, और एक निष्क्रिय होता है। नहीं, जब हम लोग वैक्सीन लेते हैं, वैक्सीन याद है ना, जैसे पोलियो का वैक्सीन आपने लिया होगा, क्यों लिया होगा? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर पोलियो वायरस को रोकेगा। तो ये आपको देने के बाद आपका बॉडी काम करता है, तो इसको कहते हैं आप पैसिव कहते हैं, निष्क्रिय। और ऊपर वाला क्या था, हमारे अंदर आएगा तब हमारा बॉडी लड़ेगा, तो उसको कहेंगे क्या? सक्रिय। तो ये बड़ी तेज़ी से काम करता है नीचे वाला। इसके बाद प्रसव किसे कहते हैं? बच्चे जन्म देने का प्रक्रिया, यानी कि जब भ्रूण पूरी तरह से विकसित हो जाए और शिशु को जन्म देता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रसव कहते हैं। और ये प्रसव को कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? ये ऑब्जेक्टिव पूछा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो गर्भाशय को संकुचित करता है और बच्चा को बाहर की ओर धकेलता है, और बाहर की ओर धकेलता है बच्चा को, इसे हम कहते हैं क्या? प्रसव। तो कौन सा हार्मोन काम करता है? ऑक्सीटोसिन। और प्रसव को जानते हैं बच्चे की जन्म देने की प्रक्रिया। अब इतना क्वेश्चन में आपका, आप समझ लीजिए, जितना लॉन्ग बताए हैं और या जितना आपका शॉर्ट बताए हैं। लॉन्ग में बहुत सारा A B करके बताएं, इसी को घुमा फिरा के पूछेगा, इसमें से कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव भी आएगा। अब जो है ना, हम आपको ऑब्जेक्टिव्स कर देंगे आपको, ठीक है, समझ गए। और एक दिन में 40-50 ऑब्जेक्टिव करेंगे, मेन जो आपका बुक से होगा, NCERT से कुछ इधर उधर से होगा, और कुछ जो है ना, हमको कहने का मतलब है क्वेश्चन बैंक से होगा। क्वेश्चन बैंक से अच्छा क्वेश्चन लिया जाएगा। और आप इसको बनाए भी होंगे, मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन बैंक ही नहीं कराऊंगा, मैं एक चीज़ और कराऊंगा कि उस पर डिस्कशन करूंगा कि ऐसा और क्वेश्चन पूछ सकता है, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बने, ठीक है। ओके, थोड़ा सा तबीयत ठीक हो जाए, कल नहीं तो परसों हम आपका लाइव आ जाएंगे, तब तक आप वेट कीजिएगा। धन्यवाद, आप जरूर देखिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। पहला दिन था ये स्क्रीन शेयरिंग का, स्क्रीन से पता नहीं कैसा बना, अगर आप लोग डिस्टर्ब होंगे तो भी माफ़ी चाहता हूँ, क्वेश्चन देख लीजिएगा। ओके।